हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, काफ़ी दिनों के बाद इस चैनल पे एक वीडियोस आ रही है, वो भी आपकी डिमांड की वजह से ही आ रही है। तो आपको थंबनेल से पता लग गया होगा कि हम किस टॉपिक पे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का PYQ जो 2025 में आया था, तो मैंने जो सोल्व किया था, पिछले साल मैंने सोल्व किया था, मैंने कोशिश यही किया था कि पिछले साल की में जो सोल्व किया था वीडियो के अंदर में, वहाँ पर मैंने सोचा था पूरा सोल्व कर दूँ, लेकिन वीडियो लंबी होने की वजह से मैं पूरा सोल्व नहीं कर पाया था। कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, जिसकी वजह से आज मैं सोल्व करने वाला हूँ। बहुत बच्चे मैसेज भी कर रहे थे और कमेंट भी कर रहे थे कि पार्ट 2 इसको लेकर आओ, क्योंकि अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं, जामिया हो या अलीगढ़ का हो, दोनों का पेपर होने वाले हैं, MSc एंट्रेंस एग्जामिनेशन का। तो पार्ट 2 रह गई थी, कुछ क्वेश्चन बाकी थे AMU का, तो इसलिए मैं इस वीडियो के अंदर में आपकी सिर्फ डिमांड के मुद्दे पे इस वीडियो को लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर जितने क्वेश्चंस, जो बच्चे अभी नए हैं, इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस चैनल पे, तो पहले पार्ट 1 आप देखने की कोशिश करो। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट 1 का लिंक मिलेगा, जिसमें 1 से लेके मैंने 40 तक सोल्व किया। यहाँ पर आप देखो 1 से लेके 40 तक हम सोल्व किए हैं इस वीडियोस। इसके डिस्क्रिप्शन जो लिंक मिलेगा ना पार्ट 1 में, उसमें सोल्व किया है। और इस पार्ट 2 के अंदर में हम सोल्व करने वाले हैं, यहाँ पर आप देख लो 41 से लेके 70 तक, जितने भी AMU के अंदर में MSc एंट्रेंस का पेपर में आते हैं, उतना मैं सोल्व करने वाला हूँ। ओके, हाँ, इसका पार्ट B भी आता है जो सब्जेक्टिव होता है, तो आप एक बार कमेंट करना कि वो भी आपको चाहिए, तो टाइम निकाल के मैं आपको रिकॉर्ड करके आपके चैनल पर डाल दूंगा, अपने चैनल पर डाल दूंगा, आप ही के चैनल में डाल दूंगा। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को दोस्तों यारों में शेयर करो। जो भी MSc एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, 2026 में जामिया की तैयारी कर रहे हैं, उसका भी मैंने PYQ बना रखा हूं, तो वो भी आपको उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप चैनल विजिट कर लो, वहां से आपको वीडियोस बहुत सारे मिल जाएंगे। ओके, तो क्या करते हैं, आप क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले खुद से एक बार सोल्व करने की कोशिश करना। AMU का थोड़ा सा क्वेश्चन AMU का ना होता है, थोड़ा सा हल्का सा हैवी होता है। जामिया से जामिया क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, अगर आपको 11-12 का नॉलेज अच्छा है कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री का, और ग्रेजुएशन का अच्छा नॉलेज है केमिस्ट्री में, तो आप जामिया का अच्छा स्कोर कर सकते हो और आपका एडमिशन ऑर्गेनिक में मिल सकता है। लेकिन AMU के अंदर में थोड़ा सा है। ओके, तो टेंशन लेने में बात नहीं है। अगर प्रैक्टिस करते हो, PYQ सॉल्व करते हो, और थोड़ा सा ग्रेजुएशन लेवल में आप प्रैक्टिकल अच्छा नॉलेज रखते हो, जैसे में HPLC HPTLC मतलब एनालिटिकल केमिस्ट्री का बेसिक नॉलेज रखते हो, तो AMU में आपको MSc केमिस्ट्री में चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लो, पूरा डिटेल में मैं बता रखा हूँ, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको पूरा क्लियर पता लग जाएगी। ओके, तो अब हम क्वेश्चन की तरफ सोल्व करते हैं। पहले खुद से सोल्व करना क्वेश्चंस, उसके बाद मैं सोल्व करूंगा ही करूंगा। पहले वीडियो पॉज करो, खुद से सोल्व करो। ओके, अब देखो 41 से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस को। 40 तो मैंने सोल्व कर ही दिया था, मैंने आपको बताया अभी जस्ट। 41 से क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं, 70 तक मैं लेके जाऊंगा, और कम टाइम में ही आपको इस वीडियोस में ही सोल्व करके दे दूंगा। तो जो भी क्वारी होगा, थोड़ा बहुत अगर हमको एक्सप्लेन करने में कुछ डॉट छूट जाती है, तो कमेंट आपके लिए खाली है, भर देना। मैं कमेंट में हर एक बच्चे को जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो 41 क्वेश्चंस में क्या है, द लार्जेस्ट अमाउंट आयोडीन विल रिमेन अनएक्सट्रैक्टेड इन वाटर 50 ml आफ्टर एक्सट्रैक्शन। देखो ये क्वेश्चन जो है, मैंने बताया कि एनालिटिकल क्वेश्चंस बहुत आते हैं, प्यूरिफिकेशन से, करेक्टराइजेशन से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो आपको वहां से पढ़ना जरूरी है। तो एक बार अगर आपके पास बुक्स है प्यूरिफिकेशन एनालिटिकल केमिस्ट्री का, तो एक बार अच्छे से पढ़ लेना, बेसिक नॉलेज लेना, बाकी PYQ सोल्व करते रहना, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या है, नॉर्मली पूछा गया है कि आपको एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी की बात किया है। अगर आपने एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी, ओके, तो एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी, बट यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा, अनएक्सट्रैक्टेड, मतलब कि जिसका एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी कम हो, जिसका एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी क्या हो, कम हो, बस वही आपको बताना है, कुछ नहीं करना। एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी की बात कर दिया है। तो देखो आयोडीन को जब हम पानी में डिसोल्व करते हैं, तो क्या डिसोल्व हो पाएगा, नहीं, कि आयोडीन एक नॉन पोलर है और वाटर पोलर है, तो डिसोल्व नहीं होगा। तो उसको हम एक्सट्रैक्ट करने के लिए सॉल्वेंट का यूज करते हैं। ऑप्शन में दे रखा कौन सॉल्वेंट यूज करना, CCl4। तो अगर हम सॉल्वेंट को एक बार में हम डाल दें, तो क्या आयोडीन निकल जाएगी, क्या इसका एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी ज्यादा होगा, नहीं। एक बार अगर आप डाल देते हो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट को डालते हो, तो आयोडीन प्रॉपर एक्सट्रैक्ट
नहीं हो पाएगा। हाँ, उसको मल्टीपल टाइम्स यूज करोगे, फिर डालोगे, फिर निकालोगे, फिर डालोगे, उससे मल्टीपल टाइम यूज करोगे ना कम अमाउंट लेकर के सॉल्वेंट को, तो आयोडीन एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो मल्टीपल टाइम यूज करने से सॉल्वेंट आपकी एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी आयोडीन की ज्यादा होगी। लेकिन क्वेश्चन में बोला है अनएक्सट्रैक्टेड, मतलब सॉल्वेंट के अंदर कितना बचा हुआ रह जाएगा, मतलब एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी कितनी कम होगी। तो जितना एक बार डाल दो तो वहां पर एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी कम हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगी कि एक बार डालो वो बहुत सारे आयोडीन आपको सॉल्वेंट में सॉल्यूशन में ही बचे ही रह जाएंगे। ओके, अब देखो 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन में ये भी अनलाइटिकल केमिस्ट्री का है। मैंने आपको पहले बताया अनलाइटिकल केमिस्ट्री के भर क्वेश्चन आते हैं। तो एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी ऑफ ए मेटल एज ए मेटल चिलेट कैन इंक्रीज बाय 10 फोल्ड, मतलब 10 टाइम्स। अब देखो इसका जो एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी सोल्व करना है, आपको डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो के बारे में पता होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो डी से होता है, वो डिपेंड किस पे करता है, मतलब क्या फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है कि एक्स इक्वल टू एच लिगेंड कंसंट्रेशन अपॉन एच प्लस कंसंट्रेशन। ये बेसिकली फॉर्मूला होता है, आप इसको अच्छे से जानने की कोशिश करना, मैं बेसिक बता रहा हूँ। तो देखो जब भी मेटल को चिलेट करते हैं उसकी जो एक्सट्रैक्शन इफिशियंसी होती है वो पीएच पे डिपेंड करता है। अगर पीएच जितना ज्यादा होगा मेटल चिलेट करेगा, उसकी एक्सट्रैक्शन इफिशियंसी होगी, मेटल का चिलेशन एक्सट्रैक्शन इफिशियंसी ज्यादा होगी, मोटा मोटी यही है। तो बस यही ऑप्शंस के हिसाब से आपको बताना है क्या सही है क्या गलत है। ओके, फर्स्ट ऑप्शन में है कि डिक्रीजिंग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन 10 फोल्ड। अगर H प्लस कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे तो D तो ऑफ कोर्स इंक्रीज करेगा, क्योंकि नीचे है ना, क्या किसमें नीचे है, तो नीचे हो, जितना नीचे वाला को डिक्रीज करोगे उतना आपका डी वैल्यू इंक्रीज कर देगा। आपको इतना पता है बेसिक, है ना। और मैंने बताया कि मेटल चिलेट की जो एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी होता है वो पीएच पे डिपेंड करता ही करता है, समझ रहे हो। तो पीएच और एच में रिलेशन क्या होता है, उल्टा ही तो होता है। अगर एच प्लस कंसंट्रेशन को डिक्रीज करोगे तो पीएच बढ़ेगा, तो बस वही है ना, डिक्रीज द एच प्लस कंसंट्रेशन, इसका मतलब ये सही है। एक्सट्रैक्शन इफिशियंसी मेटल चिलेट का क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। इंक्रीज ही तो बोल रहा है ना, इंक्रीज होगी, तो पहला ऑप्शन सही है बाई। और ऑप्शन बी में है कि इंक्रीज द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन 1 यूनिट। अगर हम पीएच को इंक्रीज करेंगे तो भी एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी मेटल चिलेट को इंक्रीज करेगा। मैंने बताया कि पीएच पर डिपेंड करता है, ये भी सही है। इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ लिगेंड, हाँ देखो अब डी जो है लिगेंड का ही तो डिपेंड कर रहा है, इस पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर ये इंक्रीज करेगा तो बेसिकली डी भी इंक्रीज करेगा, और डी इंक्रीज करेगा तो पीएच भी इंक्रीज करेगा, तो एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी भी इंक्रीज करेगा। तो ये भी ऑप्शन सही है, इसका करेक्ट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगी। अब देखो 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स अबाउट द एनालिटिकल मेथड। अब ये भी एनालिटिकल मेथड पे है, लेकिन क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, इसमें पूछा इनकरेक्ट बताना है। तो ये भी आपको ऑप्शंस में ही आपका आंसर छुपा हुआ है, इंस्ट्रूमेंटल मेथड और क्लासिकल मेथड। देखो ये ध्यान रखना है कि इंस्ट्रूमेंटल मेथड हमेशा ज्यादा होता है, इंस्ट्रूमेंटल मेथड हमेशा ज्यादा होता है क्लासिकल मेथड से। उसकी सेंसिटिविटी, उसका फास्टर, हर चीज ज्यादा होता है, बट प्रिसीजन क्लासिकल का ज्यादा होता है, प्रिसाइज जो होता है क्लासिकल का ज्यादा। बस बेसिक यही था। ऑप्शन ए देखो, इंस्ट्रूमेंटल हायर थ्रूपुट्स द क्लासिकल, ये भी सही है। इंस्ट्रूमेंटल मेथड मोर सेंसिटिव, हाँ एकदम सही क्लासिकल से। इंस्ट्रूमेंटल मेथड मोर सिलेक्टिव, ये भी सही है। इंस्ट्रूमेंटल मेथड मोर प्रिसाइज, देखो प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंटल ज्यादा नहीं होता है, क्लासिकल प्रिसाइज ज्यादा करता है, तो यही इनकरेक्ट हो जाता है। इसका ऑप्शन पूछा क्वेश्चन में, क्या पूछा, इनकरेक्ट, तो इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगी। ओके, अब देखो बच्चों, अब 44 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा, क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात कर रहा। देखो आपने एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर में दो प्राइमरी फैक्टर्स होते हैं, टू होते हैं। पहला क्या होता है एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर में, पहला होता है क्वालिटेटिव, क्या होता है क्वालिटेटिव, दूसरा होता है क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव। समझ लो इस बात को। तो ये क्वालिटेटिव में जो होता है वो हमेशा आइडेंटिफिकेशन की बात करता है। किसकी बात करता है, आइडेंटिफिकेशन, फोकस जो होता है आइडेंटिफिकेशन पे होती है। क्वांटिटेटिव की बात करता है, इसमें मेजरमेंट की बात करते हैं, और किसकी बात करते हैं, क्वांटिफिकेशन की बात करते हैं, मेजरमेंट की बात करते हैं और क्वांटिफिकेशन की बात करते हैं। बेसिक समझो, क्वांटिफिकेशन की बात करते हैं। तो इसके अंदर जैसे कोई भी सैंपल है उसका हम कैलकुलेट करते हैं कितना परसेंटेज पड़ा है, तभी तो हमारा क्वांटिटेटिव होता है ना। तो क्वांटिटेटिव मतलब किसी भी अमाउंट का सैंपल का हम कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज में कहीं भी, तो वही एक मेजरमेंट की बात आती है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वालिटेटिव, तो क्वालिटेटिव हमेशा किस पे आती है, आइडेंटिफिकेशन। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ओके, अब 45 क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस क्या है कि मल्टीपल फ्लो पाथ ऑफ द सॉलिड कंट्रीब्यूट्स टू विच टर्म्स ऑफ वन दिमितर इक्वेशन। देखो वैन दिमितर इक्वेशन आपने अगर
पढ़ा होगा बेसिक तो याद होगा, इसका फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन यू। यू को आप वी से भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, मैटर मतलब सेम ही होता है, प्लस सी यू होता है। देखो एच जो होता है बेसिकली वो कॉलम पैक्ड होता है उसके अंदर, ठीक है, और ए और बी और सी तीनों कोफिशिएंट है, मतलब कांस्टेंट है, सॉरी तीनों आपका कांस्टेंट है। ए जो होता है वो ईडी कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है, और बी जो हमारा होता है वो लॉन्गिट्यूडिनल कांस्टेंट होता है, लॉन्गिट्यूडिनल कांस्टेंट, और सी जो होता है वो मास ट्रांसफर होता है। बस ये तीनों कांस्टेंट होते हैं, और यू आपका मोबाइल फेज होता है बेसिक। बट यहाँ पूछ रहा है मल्टीपल फ्लो। देखो मल्टीपल फ्लो जो पाथ होते हैं, कॉलम पाथ से एच जो निकलते हैं सॉलिड्स, वो मल्टीपल फ्लो की तरफ जाते हैं, तो ईडी डिफ्यूजन की वजह से जाते हैं। ईडी डिफ्यूजन में क्या होता है, जो कॉलम पैक्ट से सॉलिड्स निकलते हैं ना, तो अपने निकलने के बाद अपनी बहुत सारे रास्ता देखने लग जाते हैं, जो रास्ता मिलता है उस रास्ता से मल्टीपल रास्ता से फ्लो करते चले जाते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है, फ्लो पाथ ऑफ मल्टीपल सॉलिड कंट्रीब्यूट, वो ईडी डिफ्यूजन की वजह से होता है, मतलब ए की वजह से होता है, जो ए कांस्टेंट होता है। इसका ऑप्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। ओके, अब 46 नंबर क्वेश्चन है। 46 नंबर क्वेश्चन है फ्रंटिंग इन द क्रोमेटोग्राफिक पिक अराइज ड्यू टू। देखो अब फ्रंटिंग होता क्या है, पहले आप समझो। आपने ग्रेजुएशन के अंदर में टीएलसी यूज किया होगा। टीएलसी के अंदर में आप इस तरह से टीएलसी होती है ना, सॉरी इस तरह से टीएलसी होती है, आपको ये बेसलाइन होता है, आप यहाँ पर स्पोर्ट लगाते हो राइट लेफ्ट में, या रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट का स्पोर्ट लगाते हो। जब फ्रंटिंग का मतलब होता है, बेसिक समझो, फ्रंटिंग का मतलब होता है जब हाई सॉल्वेंट इंजेक्ट कर देते हो टीएलसी के अंदर में, तो क्या करता है वो फ्रंटिंग, मतलब वो अपनी सरफेस एरिया पे स्प्रेड हो जाता है, मतलब काफी ज्यादा फैल जाता है। तो स्प्रेड होने की वजह से ही इसी को बोलते हैं फ्रंटिंग। फ्रंटिंग का मतलब स्प्रेड होता है। और स्प्रेड होता क्या है, जब सॉल्वेंट हम ज्यादा यूज कर लेते हैं, ज्यादा इंजेक्ट कर जाते हैं, सैंपल ज्यादा इंजेक्ट कर लेते हैं, तो क्या हो जाता है, वो फ्रंटिंग हो जाता है, मतलब स्प्रेड हो जाता है। कौन सा ऑप्शन है, हाई प्रेशर तो नहीं हो सकता, लो प्रेशर नहीं हो सकता, हाँ अमाउंट ऑफ सैंपल इंजेक्टेड लार्ज, ज्यादा अमाउंट ऑफ सैंपल इंजेक्ट कर देते हैं ना, तो जाकर के ये फ्रंटिंग हो जाता है, स्प्रेड ज्यादा हो जाता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी। अब 47 नंबर क्वेश्चन देख लो। 47 नंबर क्वेश्चन को बड़ा अच्छे से समझो। ये क्वेश्चन में है कर्व बताना है, लॉग टी ट्रांसमिटेंस ऑन कंसंट्रेशन। आपने बियर लैम्बर्ट्स लॉ पढ़ा होगा तो पता चल जाएगा। यहां से क्वेश्चन को सोल्व कर लो। इसका फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 द बेस टी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट सी एल होता है। यही होता है ना, एब्जॉर्बेंस का दो फॉर्मूला होता है लॉग ट्रांसमिटेंस के अकॉर्डिंग, और एक होता है एब्जॉर्बिटी और कंसंट्रेशन लेंथ के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। बट ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये बार देख लो। यहाँ पर आपको ग्राफ बताना है लॉग टी और कंसंट्रेशन के बीच में, तो इसको और इसको हम अरेंज कर देंगे फॉर्मूला के हिसाब से। तो लॉग टी इज इक्वल टू ई सी एल। अब यहाँ पर अरेंज करेंगे तो लॉग टी ट्रांसमिटेंस हमारा कंसंट्रेशन पे करना है ना ग्राफ, तो ई एल इंटू सी। आपने पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन के अंदर में ए वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना। अब देखो आपको पता लगने की ये हमारा y हो गया ये वाला बात, और स्लोप जो हो जाता है वो स्लोप कौन सा होगा, स्लोप हमारा e और l हो जाएगा, और हमारा जो x होगा वो x कौन सा होगा, c होगा, c होगा ना x। कंसंट्रेशन की बात कर रहा, c कंसंट्रेशन है, वही तो होगा। देखो ये ग्राफ होता है, ये log t है और ये c है, ये y होता है, ये x होता है ना। तो x हमारा कंसंट्रेशन होगा। यहाँ पर इंटरसेप्ट 0 हो जाएगा, इंटरसेप्ट कुछ है नहीं। और तो जब इंटरसेप्ट कुछ नहीं है तो यहाँ पर माइनस लॉग टी था ना, तो ये इस तरह से हम हटा करके, मतलब राइट साइड को माइनस को हटा के हम लेफ्ट में डाल दिए, सॉरी राइट में लगा दिए, लेफ्ट को हटा के राइट में लगा दिए, तो ये माइनस में आ गया। तो ऑफ कोर्स जो आएगा ECl माइनस में आएगा, तो इसकी जो स्ट्रेट लाइन आएगी वो नेगेटिव में आएगी, कि माइनस है ना, तो नेगेटिव में आएगी। तो ऑप्शन कौन सा है, नेगेटिव स्ट्रेट लाइन। ओके, इसका स्ट्रेट लाइन नीचे इस तरह से आएगा। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्वेश्चन इजी होते हैं, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रखो, क्वेश्चन सोल्व होते चले जाएंगे। ओके, अब देखो ये क्वेश्चन को देख लो। क्वेश्चन कुछ इजी है, अब क्वेश्चन को हम ज्यादा टाइम नहीं देंगे, फटाफट कम टाइम में सोल्व कर देंगे, ताकि आप कम टाइम में क्वेश्चन को अप्रोच कर लो। 48 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या है, स्टैटिकल टेस्ट से है। इसमें बोल रहा है कि दो डिफरेंट डेटा आपके पास है, लेकिन उनके बीच में सिग्निफिकेंस डिफरेंस है। तो जब सिग्निफिकेंस डिफरेंस की बात होती है दो डिफरेंट डेटा के साथ, तो वो टी टेस्ट होता है। टी टेस्ट से ही आपको देखने के मिल जाते हैं सिग्निफिकेंट टेस्ट, मतलब सिग्निफिकेंट डिफरेंस जो आपको देखना होता है दो डिफरेंट डाटा के बीच में, वो टी टेस्ट से होता है, और वेरिएशन में आपको एफ टेस्ट होता है। लेकिन यहाँ पर सिग्निफिकेंस डिफरेंस की बात की, इसका आंसर आपका टी टेस्ट होगा, मतलब फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगी। अब देखो 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन भी वही है, एनालिटिकल से है। इफ ए पिक ए क्रोमेटोग्राम्स एज रिटेंशन, आपको टीआर आपको दे रखा है, रिटेंशन बेस लाइन भी आपको दे रखा है, डब्ल्यू भी,
आपको निकालना क्या ए, मतलब थ्योरेटिकल प्लेट्स निकालना। अब इसका फॉर्मूला होता है, अगर फॉर्मूला पता है तो सोल्व कर पाओगे, नहीं पता तो फिर नहीं सोल्व करोगे। इसका फॉर्मूला होता है एन इक्वल टू क्या होता है 16 मतलब कि रिटेंशन टाइम टी आर अपॉन बेस लाइन डब्ल्यू बी के पावर स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर होता है बस। अब इस फॉर्मूला का बेस पुट कर दो ना, जैसे ही पुट करोगे कितना आंसर आ जाएगा। टी आर कितना है आपका, टी आर आपको 6 है और आपका डब्ल्यू बी कितना है 0.3 है। कैलकुलेट करोगे तो इसका आएगा ऑलमोस्ट 6400 आ जाएंगे। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाए। खुद से कैलकुलेट कर लो, इतना तो आपको आता ही आता है। स्क्वायर छोड़ना मत, स्क्वायर होता ही है, स्क्वायर मत छोड़ देना वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगी। अब देखो 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन में आयन पेयर की बात कर रहा है कि आयन पेयर बनता है वो किस वजह से बनता है। देखो आयन जब बनता है, आयन बनता कैसे है पहले इसके बारे में समझो। जब कटायन और जब अनायन आपस में आते हैं पास, तो उनके बीच में क्या लगती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है, इतना तो आपको पता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है तो उनके बीच में आयंस बनते हैं। तो पहले चार्ज स्पीसीज में होते हैं, है ना, पहले चार्ज स्पीसीज में होते हैं। जब ये आयंस बन जाते हैं, पेयर बन जाते हैं, तो चार्ज से न्यूट्रल में चल जाते हैं। ठीक है, न्यूट्रल में चल जाता है। बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, मैक्सिमम गलती यहीं पे करते हैं और ऑप्शन आपको दे रखा हो गलती करके आओगे। लेकिन यहाँ पर एक और पूछ रहा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जब ज्यादा होता है ना, तो कटायन और अनायन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा हो जाएगा तो अट्रैक्शन कम हो जाएगी। जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होगी तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो जब भी अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब भी होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच में ही होता है। लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच में ही होता है, इस चीज को ध्यान रखना है आपको। ओके हाँ, लेकिन ये चार्ज में पहले होता है, जब आयन पेयर बन जाता है वो न्यूट्रल में कन्वर्ट हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन है देखो, पहला न्यूट्रल स्पेसिस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस कटायन एनायन। हाँ ये सही है, एकदम सही है। ये हाई में होता है, एकदम नहीं हाई में होता है। हाँ लो में होता है, सही है, हाई में एकदम नहीं। अब यहाँ पर चार्ज नहीं होता, पहले चार्ज होता है। जब आयन पेयर बनता है ना तो न्यूट्रल बन जाता है। क्वेश्चन में आयन पेयर की बात की तो पहला ऑप्शन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे समझो, सी मत मार देना, गलत हो जाता है, बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं, तो ध्यान रखना है आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो 51 नंबर क्वेश्चन में क्या है, आपको लोवेस्ट कार्बोनिल की बात कर रहा है कि लोवेस्ट कार्बोनिल फ्रीक्वेंसी बताना है इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी आपने पढ़ा है 12th के अंदर, 12th के अंदर नहीं, ग्रेजुएशन में आपने पढ़ा है हुक्स लॉ पढ़ा होगा। तो आप इसको आंसर खुद कर लोगे, मेरे सॉल्यूशन बताए से पहले क्वेश्चन देखते आप आंसर कर दोगे। हुक्स लॉ क्या बोलता है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट अंडर के अपॉन म्यू। यही होता है ना, होना यही तो होता है ना, यही होता है। ठीक है, अब देखो फ्रीक्वेंसी जो होता है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी डिपेंड किस पे करता है, फोर्स कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। फोर्स कांस्टेंट होता है क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ही तो होती है, बस यही पे समझना है। आप यहां से वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी निकाल के रख दोगे, क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। अब देखो यहां पर स्मॉल रिंग्स हैं, रिंग्स इसकी बढ़ रहे हैं। देखो सबसे पहले समझो, मेरी तरफ देखो, जहां पर रिंग छोटा होता है, रिंग जब छोटा होता है, जैसे साइक्लोप्रोपेनॉन, जैसे 3 मेंबर रिंग्स, रिंग छोटा होता है तो इसके अंदर रिंग के अंदर में स्ट्रेन ज्यादा होता है। जब स्ट्रेन ज्यादा होगा, यहां पर समझने की कोशिश, जब स्ट्रेन ज्यादा होगा तो अंदर के पी कैरेक्टर बढ़ जाएंगे। अंदर के जो पी कैरेक्टर होगा वो पी कैरेक्टर बढ़ जाएगी, लेकिन बाहर का जो होगा ना वो एस कैरेक्टर बढ़ेगा। ये ध्यान रखना है। जब रिंग छोटा होता है साइक्लोप्रोपेनॉन के केस में, साइक्लोप्रोपेनॉन के केस में, तो बाहर का एस कैरेक्टर बढ़ता है, क्योंकि अंदर रिंग है ना, रिंग के स्ट्रेन ज्यादा होती है, स्मॉल रिंग की वजह से स्ट्रेन ज्यादा होगी तो अंदर का पी कैरेक्टर बढ़ेगा, लेकिन बाहर का एस कैरेक्टर बढ़ेगा। जब एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करता है फोर्स कांस्टेंट पे, तो फोर्स कांस्टेंट बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी भी तो बढ़ेगी ना। तो अब समझ में आ गया कैसे हमने हुक लॉ की जोड़ा, क्वेश्चंस को हुक लॉ से कैसे जोड़ा, बस समझ में आ गया ना। तो बस फोर्स कांस्टेंट बढ़ा मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ा, तभी तो फोर्स कांस्टेंट बढ़ा, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब साफ जाहिर है कि साइक्लोप्रोपेनॉन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, लेकिन क्वेश्चन में लोवेस्ट बोल रहा है, इसका मतलब जो जिसका साइज बड़ा होगा वो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी होगी। इसका ऑप्शन 4th करेक्ट आंसर हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग एसिड इज फॉर्म ऑन अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस। पहले अल्कलाइन होता क्या है, अल्कलाइन बेस होता है ना, फ्लोइड बाय एसिडिफिकेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मैलोनिक ईस्टर। देखो सबसे पहले मैलोनिक ईस्टर को समझो। मैलोनिक ईस्टर होता है क्या, मैलोनिक ईस्टर 3 कार्बन होते हैं, C डबल बॉन्ड O, CH2, C डबल बॉन्ड O, ये हो गए ईस्टर है ना, यहाँ पर C2H5 लगा होता है, बस
यहाँ पर ऑक्सीजन से C2H5 लगा होता है, ये होता है मेलोनिक ईस्टर। अब इसको बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस। अल्कलाइन मतलब बेस, मतलब NaOH ले लो, या आप KOH ले सकते हो ना, और हाइड्रोलाइसिस मतलब पानी। तो जब हम इसको हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो सॉल्ट बन जाता है और अल्कोहल बन के निकल जाते हैं, दोनों तरफ से इथाइल अल्कोहल बन के निकल जाती है। बेसिक ये बन जाता है इस तरह से, C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O यहाँ पे आ जाता है ना, हाँ सही, O माइनस Na प्लस, ये सॉल्ट बन जाएगा O माइनस Na प्लस, ये सॉल्ट बन जाता है, कार्बोक्सिलेट का सॉल्ट बनेगा सोडियम के साथ, ओके। और लास्ट में निकलता है क्या, इथेनॉल अल्कोहल, ये निकल गया, ठीक है। अब इसके आगे क्या बोल रहा है, एसिडिफिकेशन, H प्लस डाल दो। अब जैसे ही हम सॉल्ट में H प्लस डालेंगे एसिड बन जाएगा, बेसिक आपको इतना पता ही है। C डबल बॉन्ड O, यहाँ से OH आ जाएगा, बाकी जैसा है वैसा लिख दो, OH है ना, ये ना एसिड बन गया। अब उससे आगे क्या बोला, डी कार्बोक्सिलेशन करने बोल रहा है। डी कार्बोक्सिलेशन पता क्या होगा, CO2 निकाल देना, बस कुछ नहीं करना, CO2 निकालो ना, यहाँ से शिफ्ट किया है, ये बॉन्ड यहाँ पे गया, अब ये बॉन्ड हमारा बनेगा फाइनल प्रोडक्ट। इसमें कौन सा बोला, कौन सा एसिड बनेगा, ये सब करने के बाद तो ये हमारा यही एसिड बना। कौन सा एसिड बन रहा है, देखो OH इधर है, C डबल बॉन्ड O है, अब CH3 माने तो H उधर से लेगा तो CH3 बन जाएगा और हमारा CO2 निकल गया। कौन सा एसिड है बताओ, आप बताओ खुद से, एसिटिक एसिड है ना, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगी, बस यही है ना, ठीक है। अब वो 53 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से। इस ऑप्शन में बोल रहा है कौन सा ऑप्शन है जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप OH में यूज नहीं होता है, नॉट यूज प्रोटेक्टिंग ग्रुप OH। देखो सबसे पहले इस चीज को समझो, एसिटिक एनहाइड्राइड ये प्रोटेक्टिंग अल्कोहल का प्रोटेक्टिंग ग्रुप होता ही होता है। ये DHP होता है, आपने पढ़ा होगा ग्रेजुएशन में DHP, ये तो यूज होता ही होता है अल्कोहल के लिए। ट्राई मिथाइल सिलाल क्लोराइड ये भी होता है, लेकिन ये यूज नहीं होता, ये हमेशा कार्बोनिल ग्रुप के लिए यूज होता है। किसका यूज होता है, कार्बोनिल का, इसका यूज होता है ना। तो किसने बोला था ऑप्शन में, नोट यूज, अल्कोहल के लिए कौन यूज नहीं होता है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन यूज नहीं होगा, ओके। अब देखो 54 क्वेश्चन में देख लो, इसमें एनर्जी पूछ रखा है, ट्रांजिशंस का एनर्जी पूछ रखा है बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर में। तो पहले मैं आपको बता दूं एनर्जी फॉर्म में, आपको इतना पता है ना, बेसिक पता है कि नहीं पता है, कि एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी ज्यादा होता है कि बॉन्डिंग का होता है। ऑफ कोर्स एंटी बॉन्डिंग का ज्यादा होता है बॉन्डिंग से, है ना। तो देखो एनर्जी जो लेवल होता है वो सिग्मा, पाई और ये नॉन बॉन्डिंग मतलब लोन पेयर, इसकी एनर्जी ज्यादा होता है। तो बॉन्डिंग ये हो गया। अब एंटी बॉन्डिंग की बात करें तो उल्टा हो जाएगा, तो उसके बाद आता पाई स्टार, उसके बाद सिग्मा स्टार, है ना, ये चीज होता है। ये आपका एनर्जी का ऑर्डर है बेसिक, ये सब जो है ना। ये बीच का है, ये नॉन बॉन्डिंग मतलब लोन पेयर की बात करते हैं, पी ऑर्बिटल की हम बात करते हैं, उसकी बात कर रहे हैं बेसिक, ये चीजें। तो देखो ये एनर्जी होता है। तो अब इसके हम ट्रांजिशंस करेंगे, तो सिग्मा से सिग्मा स्टार सबसे ज्यादा होगा, सिग्मा से सिग्मा स्टार सबसे ज्यादा होगा। कौन सा ऑप्शन है ये देख लो, पहला तो गया, डी ऑप्शन भी गया, ये और ये को एक होगा ही होगा, समझ रहे हैं आप। उसके बाद आपका हो जाएगा नन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार, उसके बाद आपको हो जाएगा नन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार। कौन सा ऑप्शन मिल गया, हाँ मिल गया, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बस ओके ठीक है। अब बच्चों देख लो 55 क्वेश्चंस में देख लो, 55 क्वेश्चंस को आप देखते ही आपको पता लगना चाहिए क्वेश्चंस का नेम रिएक्शन क्या है। पहले नेम रिएक्शन क्या है, अगर जिस बच्चे को पता लग गया क्वेश्चन को देखते ही कि कौन सा नेम रिएक्शंस का है, हाँ, तो आप एक बार में आंसर कर दोगे। अब जिस बच्चे को पता नहीं चल रहा तो फिर नहीं कर पाएगा। तो प्लीज एक क्वेश्चन, प्लीज मैं कोशिश करूंगा, हाँ प्लीज आप इस वीडियोस को पहले अभी पॉज करो और क्वेश्चंस को थोड़ा अपने दिमाग पे प्रेशर डालो कि क्वेश्चंस का नेम रिएक्शन क्या है, ठीक है। फिर मैं बताता हूँ। ये क्वेश्चन का नेम रिएक्शन होता है विल्स मेयर हैक रिएक्शन, विल्स मेयर हैक रिएक्शन का है, ठीक है। स्पेलिंग पे मत जाना, ठीक है, बेसिक समझो। विल्स मेयर हैक रिएक्शन है। विल्स मेयर हैक रिएक्शन में सिर्फ एल्डिहाइड लगता है और कुछ नहीं लगता, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होता है एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड जो होता है इलेक्ट्रोफाइल होता है, वहीं पर अटैच करें जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी सबस्ट्रेट के ऊपर। अब ये देखो तुम्हारा सबस्ट्रेट है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे है, देखो ये रिंग में जाएगा यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भर भर के, तो यहाँ पे एल्डिहाइड लग जाएगा। कौन सा ऑप्शन है देख लो, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर, बस यही समझना है। तो विल्स मेयर हैक रिएक्शन आपको पता है तो आप एक बार में क्वेश्चंस कर दोगे, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड लगती है, बस कुछ नहीं करना है ना। इसके अंदर में एक रिएजेंट बनता है जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, वो कुछ ऐसा बनता है, देखो ऐसा होता है, ये Cl होता है, H होता है और इस तरह से होता है, यहाँ पर पॉजिटिव होता है। इसी को बोलते हैं विल्स मेयर रिएजेंट, विल्स मेयर रिएजेंट, ओके, ये होता है। अब ये काफी ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल होता है और जो न्यूक्लियोफाइल होता है इस पे अटैक करता है, बस
यही होता है। और इसके आगे फिर Cl लिविंग ग्रुप बन के निकलता है, फिर हाइड्रोलाइसिस करते हैं, नाइट्रोजन अपना मिथाइल लेके निकलता है, एल्डिहाइड बन जाता है। बस यही है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका 1 करेक्ट हो जाएगी। अब 56 नंबर देखो, 56 नंबर में सोलबलाइसिस की बात कर रहा है, वो भी मिनिमम सोलबलाइसिस। देखो सोलबलाइसिस बेसिक बहुत सारे रीजन होते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉन्टेक्स्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि लिविंग ग्रुप को निकालो। जब लिविंग ग्रुप निकलेंगे अपने बॉन्ड लेके तो कार्बोकैटायन बनेंगे। अब जो कार्बोकैटायन बनेंगे वो स्टेबिलिटी देखना है, तो बेसिकली इसका जो रिएक्शन पाथ फॉलो करती है वो SN1 से पाथ फॉलो करती है। बस यही ध्यान रखना है। तो सबका निकालो, निकालो यहाँ से कार्बोकैटायन बना, निकालो यहाँ से कार्बोकैटायन बनाओ, निकाल दो कार्बोकैटायन बनाओ, निकाल दो कार्बोकैटायन बनाओ। अब देखो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो ये स्टेबिलिटी 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, लेकिन ये मिनिमम है, 2 और 3 मिनिमम है। बट ऑप्शन क्वेश्चन में भी मिनिमम ही पूछ रहा है ना। देखो 3 और 2 में ही कोई ऑप्शन होगा, ये कैंसिल कर दो, ये कैंसिल कर दो, इस तक मैक्सिमम में आते हैं ना, तो फर्स्ट तो मैक्सिमम ही होगा। लेकिन 2 और 3 में सबसे ज्यादा सबसे मिनिमम किस में होगा, मिनिमम किस में होगा। देखो इसका थोड़ा सा साइज ज्यादा है, जिसके वजह से थोड़ा सा स्टेबिलिटी हल्का सा ज्यादा आएगी 3 के कंपेरिजन में। बट यहाँ पर देखो साइज थोड़ा सा कंजस्टेड है, तो यहाँ पर ना स्टेबिलिटी नहीं आएगी। और आपको पता है इसका कुछ रूल होते हैं, जो आपको पता है कि ब्रिज हेड पे कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं होता है। और कौन सा रूल होता है, ब्रेड्स रूल्स होते हैं, ब्रेड्स रूल होते हैं। वो ब्रेड्स रूल के खिलाफ चला जाएगा और यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व, मतलब जो क्वेश्चंस होंगे ये वो गलत हो जाएंगे। तो मिनिमम जो होगा स्टेबिलिटी जो होगी ब्रेड्स रूल के हिसाब से स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। तो मिनिमम स्टेबिलिटी आपका 3rd हो जाएगा। आपको पता लग गया हो कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो क्वेश्चन का मतलब आपको समझ में आ गया, उसका 3rd आंसर करेक्ट हो जाएगी, मिनिमम स्टेबिलिटी मतलब सोलबलाइसिस मिनिमम रेट। अब 57 नंबर क्वेश्चंस को आप सोल्व करो। 57 नंबर क्वेश्चन डी ग्लूकोज का पूछ रखा है और यहाँ पर आपको कीटोन दे रखा है, ये बेसिकली कीटोन है और एसिडिक मीडियम में है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, देखो पहले इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करना किसमें पता है, फ्यूरानोज में कन्वर्ट करो। फ्यूरानोज में कन्वर्ट करके इसको सोल्व करो। तो मैं इस यहाँ पर अभी सोल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ना, तो मैं पेन और पेपर पर सोल्व करके मैं स्क्रीनशॉट साइड में लगा दूंगा, तो वहां से एक बार देखने की कोशिश करना। इसका ऑप्शन आपका 2 करेक्ट हो जाएगी। ओके, अब 58 क्वेश्चन देख लो। 58 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि मेजर प्रोडक्ट आपको पूछ रखा है इसमें से। अब बताओ कि ये क्वेश्चंस को देख करके आपको क्या लग रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, कौन सा रिएक्शन है, क्या कुछ समझ में आ रहा है। देखो ये क्वेश्चन जो रिएक्शन है वो आपने पढ़ा होगा NGP, और या फिर इसको बोलते हैं एंचीमेरिक या एंकीमेरिक बोलते हैं, जो भी वट एवर यू कॉल नेम। एंचीमेरिक जो असिस्टेंट होता है, एंचीमेरिक असिस्टेंस है ना, ये होता है, ठीक है, ये होता है एंचीमेरिक, ये उसी का रिएक्शन है। तो एनजीपी में क्या होता है, इसका जो लोन पेयर है वो अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप को निकाल देगा। मतलब एनजीपी नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन बेसिकली होता है। जैसे ही वो अटैक करेगा तो नाइट्रोजन अपना एक रिंग बनाएगा कुछ ऐसा, ठीक है, और यहाँ पर आपको C2H5 हो जाएगा, बेसिक ये चीज हो जाएगा। C2H5 यहाँ पे भी हो जाएगा, C2H5 यहाँ पे भी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब OH अटैक करेगा, OH अटैक करेगा, अब यहाँ पॉजिटिव भी तो हो जाएगा ना, OH अटैक करेगा, यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा। अब बॉन्ड टूटने के बाद क्या बनेगा, यहाँ पर C2H5, यहाँ पे C2H5, ठीक है, और नाइट्रोजन तो आ ही गया, और यहाँ से आपको लग गया C2H5, और ये जो बॉन्ड टूटेंगे तो बॉन्ड टूटने के बाद ये वाला जो कार्बन हो जाएगा CH2 में चल जाएगा और OH बन जाएगा। समझ में आ रहा बात कैसे बनाया, ये वाला जो कार्बन हो जाएगा ना, इस पर अटैक किया तो CH2 हुआ ना, OH लग जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, पहली तो ऑप्शन है करेक्ट आंसर। अब देखो 59 नंबर को, 59 नंबर क्वेश्चन 12th का क्वेश्चन है, आप खुद सोल्व कर लो, पहले खुद सोल्व करने की कोशिश करो, फिर मैं कर देता हूँ यहाँ पे सोल्व। ओके, अब देखो यहाँ पर बेसिक क्या है, एनिलीन है। एनिलीन को जब हम डाइजोटाइजेशन रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएगा, पहले बताओ, डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा N2+Cl-। अब उसके आगे सैंडमेयर रिएक्शन आता है, साइनाइड अटैक करेगा तो सिंपली क्या बन जाएगा, Cn बन जाएगा और N2 निकल जाएगा। अब ये रिडक्शन का काम करेगा, तो रिडक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा, एमीन नहीं बन जाएगा, CH2NH2 बस। अब उसके बाद फिर से डाइजोटाइजेशन करवाएंगे तो डाइजोनियम सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा, CH2 और N2+, लेकिन ये अनस्टेबल होता है। क्या होता है, अनस्टेबल होता है, क्योंकि बेंजाइल कार्बोकैटायन पे अगर लगा, मतलब बेंजाइल पे लगा हुआ है N2, ये अनस्टेबल होता है। वो चाहेगा कि भाई N2 निकल और हमको स्टेबिलिटी दे, तो N2 अपना लेके निकल जाता है और बन जाता है सिंपली क्या, CH2 बेंजाइल कार्बोकैटायन। और पानी तो है ही है सिस्टम में, रिएक्ट कर देगा अल्कोहल और अल्कोहल बन जाएगा, सॉरी वाटर रिएक्ट कर देगा तो अल्कोहल बन जाएगा। बस यही आंसर है ना, कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना, अगर आपको बेसिक पता है तो आप सोल्व फटाफट कर दोगे। अब देखो 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 60 नंबर क्वेश्चन में बेसिक पूछ रखा है, प्रोडक्ट बताना है आपको, रिएक्शन आपको दे रखा है,
तो बस मैंने अभी जस्ट बताया डाइज़ोटेशन रिएक्शन है, जो NH2 है उसको सॉल्ट बना दो ना, बेसिक OH हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे CH2 N2 प्लस, यही बन गया ना, और Cl माइनस इसको बैलेंस कर दिया। अब क्या करोगे इसको आगे बताओ, कुछ आपको समझ में आ रहा है क्या करना होगा यहाँ आगे? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आपको पता लग जाएगा। ओके, तो बेसिक यहाँ पर समझने की कुछ कोशिश ये करो कि N2 यहाँ से निकल जाता है, N2 निकलने के बाद और HCl भी निकल जाता है, तो बनता क्या बनेगा आपको? बेसिक बनेगा यहाँ पे OH, और यहाँ पे बनेगा आपको CH2 कार्बोकटायन, है ना। निकलेगा N2 अपना बॉन्ड लेके निकलेगा तो कार्बोकटायन बनेगा ना। अब कार्बोकटायन जो बन रहा है वो 1 डिग्री स्टेबिलिटी आ रहा है, क्या इससे ज्यादा स्टेबल होने की चांसेस है? अगर इस कार्बोकटायन यहाँ पर शिफ्ट कर दे, इस पोजीशन पे शिफ्ट कर दे, तो हो तो सकता है यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे तो स्टेबल तो अच्छे उससे ज्यादा हो जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा +M से स्टेबल हो जाएगा, अपना ऑक्सीजन लोन पेयर से स्टेबिलिटी कर देगा, +M से ज्यादा स्टेबल करेगा, हाइपर कंजुगेशन से ज्यादा, तो स्टेबिलिटी करने की कोशिश तो करेगा भाई। यहाँ पर रीअरेंज होने की कोशिश करेंगे। अब जब रीअरेंज होगा तो क्या होगा? रिंग एक्सपेंशन होगी, कुछ नहीं होगा यहाँ पर, रिंग एक्सपेंशन। क्या होगा? रिंग एक्सपेंशन होगा। बस यहाँ से बॉन्ड खुला, ये बॉन्ड बनेगा 7 मेंबर का रिंग, यहाँ पर कार्बोकटायन बन जाएगा, 7 मेंबर का रिंग बन जाएगा बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पे OH हो जाएगा, यहाँ पर कार्बोकटायन अपना लोन पेयर शिफ्ट करेगा, क्या बन जाएगा? कीटोन, 7 मेंबर रिंग। एक सेकंड, सही से बनना चाहिए, सॉरी मैं यहाँ पर नहीं, मैं आपको इधर बना देता हूँ। देखो यहाँ पर बनेगा इस तरह से, इस तरह से बन जाएगा, है ना। यहाँ से देखो कौन सा ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर। ओके, अब देखो 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन में प्रोकार्यल की बात कर रहा है, तो इस क्वेश्चन को आप खुद सोल्व करो। मैं इस क्वेश्चन को आपके हवाले करता हूं, सोल्व करो। नहीं सोल्व होगा कमेंट में बताना, जिस बच्चे को सोल्व में दिक्कत होगा कमेंट में बताना। मैं बेसिक बताता हूँ प्रोकार्यल होता क्या है। बेसिकली प्रोकार्यल होता है कि एक टाइम पे वो कार्यल होता नहीं है, लेकिन उसकी मॉलिक्यूल्स या उसकी ग्रुप्स को रिप्लेस कर दोगे तो कार्यल बन जाता है। मतलब यही चीज है कि प्रो कार्यल, मतलब कि उसके पोटेंशियल रखते हैं कि एक कार्यल से कार्यल बनाने की, किस वजह से ग्रुप को रिप्लेस करने के बाद से क्या कार्यल बन सकती है, उसी को बोलते हैं प्रो कार्यल। समझ में आया होगा आपकी बात, मेरी बात जो मैंने आपको समझाया प्रो कार्यल क्या होता है। तो यहां से आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। इसका आंसर की जो दे रखा है, जो एमयू ने आंसर की दिया, उसका थर्ड ऑप्शन दिया है 61 का। ओके, अब 62 नंबर क्वेश्चन देखो। 62 नंबर क्वेश्चंस में बेसिकली क्या पूछ रखा है? नॉन मैग्नेटिक। देखो नॉन मैग्नेटिक का मतलब क्या है? I 0 के बराबर होना चाहिए, स्पिन 0 के बराबर होना चाहिए, बस। और आपको पता है कि स्पिन 0 तब होता है जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इवन होता है, बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इवन होता है, तभी होगा आपका I 0। अब हाइड्रोजन में देख लो, हाइड्रोजन देखो प्रोटॉन तो ऑड हो गया ना, ऑड हो गया तो I क्या होगा? 1/2 हो जाएगा, बस। तो नाइट्रोजन में देख लो, नाइट्रोजन का प्रोटॉन क्या होता है? 7 होता है, ऑड है। न्यूट्रॉन भी 7 होता है, ऑड है। फ्लोरीन का देख लो, फ्लोरीन में कितने होते हैं? 9 होते हैं ना, तो वो भी ऑड है। और न्यूट्रॉन भी देखोगे तो शायद ऑड या इवन करके देख लेना खुद से एक बार। अब इसमें देखो, इसमें 16 होता है, 32 होता है, तो 16 भी इवन है और न्यूट्रॉन भी इवन है ना। न्यूट्रॉन भी तो इवन है ना, इवन 16 दोनों है। तो यहाँ पर जो केस में आएगा वो I 0 आएगा, I 0 आएगा। और जब I 0 आएगा तो क्या होगा? नन, क्या होगा? नन मैग्नेटिक। ओके, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। अब 63 नंबर क्वेश्चन देखो। 63 नंबर क्वेश्चन में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन मेटल बॉन्ड रिएक्टिव। देखो कार्बन मेटल बॉन्ड रिएक्टिव का मतलब क्या होता है? जो रिएक्ट फास्ट करे। मतलब कब होता है रिएक्ट फास्ट? जब दोनों के बीच में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग ना हो, वीक बॉन्ड हो, बेसिक। लेकिन बेसिक और भी समझ, ये तरीका मैं बता दिया। 2-3 रीजन और होते समझने के लिए, जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा हो तभी तो पोलैरिटी आएगी, पोलैरिटी आएगी। जब पोलैरिटी ज्यादा आएगी तो चार्ज सेपरेशन होंगे और वो आयनिक बनेंगे, तो चार्ज सेपरेशन आयनिक बनेंगे तो रिएक्टिव ज्यादा होगा कि बॉन्ड वीक है ना, बस। तो देखो कार्बन और लिथियम के केस में देखो, लिथियम सबसे लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और कार्बन तो भाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। तो डिफरेंस की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा यहीं पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखने को मिलेगा और यहाँ पर आयनिक कैरेक्टर भी देखने को मिल जाती है। तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता नहीं है, रिएक्टिव ज्यादा होता है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगी, बस। अब कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं तो उस क्वेश्चन में हम टाइम ज्यादा नहीं देंगे, जल्दी जल्दी सोल्व करेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन में क्या है? कन्वर्जन फिनॉल विथ क्लोरोफॉर्म प्लस NOH 70 डिग्री सेल्सियस सैलिसल्डिहाइड। आपको पता है ये 12th का क्वेश्चन है, आपने 12th में पढ़ा होगा कि फिनॉल को हम जब रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ, NOH के साथ, तो क्या बनता है? सैलिसल्डिहाइड बनता है, सैलिसल्डिहाइड। समझ रहा है?
सैलिसल्डिहाइड बनता है। तो इस रिएक्शन के बीच में जो इंटरमीडिएट बनती है वो कौन सा इंटरमीडिएट बनती है वो भी बताओ, और ये रिएक्शन का नेम रिएक्शन क्या है वो भी बताओ। आप पहले आप बताओ मुझे, ठीक है, फिर हम इसका सोल्व करेंगे। अगर आप खुद बता देते हो इसका आप आंसर बता दोगे। क्वेश्चन में यही बोला इसका इंटरमीडिएट क्या बनेगी। ये रिएक्शन है रीमर टाइमर रिएक्शन, और इस रीमर टाइमर रिएक्शन के अंदर में जब भी इंटरमीडिएट बनता है वो क्या बनता है, कार्बीन बनता है। बस ऑप्शन डी करेक्ट। अब इस क्वेश्चन को एक बार देख लो, 65 है ना, 65 को देख लो, इसमें आपको प्रोडक्ट बताना है। बेसिकली देखो यहाँ पर इपॉक्साइड है ना, ये इपॉक्साइड है। अब इपॉक्साइड है, ये नेगेटिव अटैक। अब देखो इसका साइज बहुत बड़ा है, तो ये वहीं पे अटैक करेगा जहाँ पर लेस हिंडेड है। यहाँ पर हिंडेड ज़्यादा है तो यहाँ पर तो नहीं करेगा, बट यहाँ पे करेगा। ये अटैक यहाँ पे करेगा। इपॉक्साइड है भाई, रिंग तो खुलेगा ही खुलेगा, आपको ही पता है, रिंग खुल जाएगा बस। अब जैसी रिंग खुलेगा तो कैसा बनेगा देख लो, यहाँ पर O- हो गया, यहाँ पे CH3 लगा हुआ, CH3 लगा हुआ है, और यहाँ पे CH2, और क्या लग गया यहाँ पर ऑक्सीजन आकर के C2H5 लग गया। अब बाकी तो पता ही है, H+ के साथ आपका अल्कोहल बन ही जाएगा। तो बेसिकली कार्बन मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूँ। ओके, रीअरेंज करूँगा तो यहाँ पर CH3 आएगा, यहाँ पे CH3 आएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, समझ में आ रहा, और यहाँ पे CH2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा C2H5। कौन सा ऑप्शन है, मैच कर लो, मैच करो। देखो फर्स्ट ऑप्शन में है क्या, CH3 OH, सही जा रहा, हाँ एकदम सही है। फर्स्ट ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। बाकी और भी मैच खुद से देख लो एक बार। ओके, अब देखो 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इजी है, ग्रिग्नार्ड रीजन का क्वेश्चन है, बेसिक है यार, सोल्व करो खुद से, ठीक है। मैं थोड़ा सोल्व कर देता हूँ, बता देता हूँ आपको। CH2Br है, बस इसको आपने मैग्नीशियम डाल दिया, ईथर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो ये मेन प्रोसेस होता है। क्या प्रोसेस होता है, ग्रिग्नार्ड रीजन बनाने के लिए। बस यहाँ पर MgBr आ जाएगा, CH2MgBr लग जाएगा। बाकी जो पहले से लगा हुआ वही लगा दो। ओके, और यहाँ से CH3 लग गया। अब उसके आगे CO2 लगाएंगे, तो CO2 लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। CO2 अटैक करेगा इसके ऊपर, ये होता है ना, अटैक करेगा इसके ऊपर, O- जाएगा। तो बेसिक इस प्रोसेस को हम पूरा R मान रहा हूँ ताकि इजी हो, है ना। R हो गया यहाँ पे, तो बेसिक यहाँ पर आ जाएगा O-, ये है, ये बॉन्ड नहीं है, गलत मत समझना, ये बॉन्ड नहीं है, ठीक है, तो कहीं गलत मत समझ लेना। और यहाँ पे H है, सॉरी H2 है ना, H2 है। और उसके बाद हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो बेसिक एसिड बन जाएगा, बस कुछ नहीं। कौन सा ऑप्शन है देख लो, ये पूरा को मैंने माना ये वाला, देखो ये चीज को, तो यहाँ से CH3 CH2 लास्ट में एसिड देखो ना, बस एसिड बने। कौन सा ऑप्शन, यही तो है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी। ओके, अब देखो 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, अब एक क्वेश्चन को देखने की कोशिश करो। 67 नंबर क्वेश्चन में जो बेसिकली पूछ रखा है, डायल्स एल्डर पूछ रखा है। क्या पूछ रखा है, डायल्स एल्डर। आपने बेसिकली डायल्स एल्डर के बारे में पढ़ा होगा, तो उसमें क्या होता है, डाइन प्लस डाइनोफिनॉल होता है, डाइनोफाइल होता है, सॉरी डाइनोफाइल, नोट डाइनोफिनॉल, डाइनोफाइल होता है। डाइन और डाइनोफाइल होता है इन दोनों के बीच में। तो देखो यहाँ पर डाइन की बात कर रहा है, देखो डाइन में जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा ना, वही हमारा डायल्स एल्डर में क्या रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। अब देखो बेसिकली यहाँ पे ध्यान रखो, ये आपको स्टेबिलिटी भी चेक करना होगा। ये प्रिडीन है, प्रिडीन जो होता है वो एरोमेटिक होता है, और एरोमेटिक होने की वजह से वह स्टेबल होगा। तो स्टेबल होगा तो कहीं रिएक्टिव फास्ट होगा, वो पहले से स्टेबल, हम क्यों रिएक्ट करें भाई किसी के साथ, वो रिएक्ट नहीं करेगा भाई, प्रिडीन नहीं करेगा, एरोमेटिक है। तो जो एरोमेटिक है वो स्टेबल है, वो रिएक्ट करना नहीं चाहेगा, उसकी रिएक्टिविटी लो हो जाएगी, तो पार्टिसिपेट करेगा नहीं रिएक्शन के अंदर में, डायल सेल्टर में। अब ये देखो इसके पास लोन पेयर क्या है, थायोफीन है ना, थायोफीन है। अब थायोफीन के अंदर में पार्टिसिपेट कर देगा, रिंग के अंदर में डेलोकलाइज हो जाएगा सल्फर का लोन पेयर, तो ये एरोमेटिक शो कर देगा। ये भी स्टेबल है, ये भी कहेगा हम नहीं करेंगे पार्टिसिपेट। ये भी लोन पेयर, ये भी पार्टिसिपेट करेगा रिंग के अंदर में, ये भी पार्टिसिपेट जब करेगा तो ये भी एरोमेटिक बन जाएगा। हम भी कहेंगे भाई हम एरोमेटिक स्टेबल है, हम पार्टिसिपेट नहीं। बाकी आता है फ्यूरान के केस में, फ्यूरान के पास लोन पेयर तो होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो लोन पेयर डेलोकलाइज होना पसंद नहीं करेगा एज कंपेरिजन किसमें, प्रिडीन, थायोफीन, पायरोल, इसमें। तो यही कहीं ना कहीं ये लोन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो एरोमेटिक होने का थोड़ा कम चांसेस होंगे। जब कम चांसेस होंगे तो स्टेबल होगा नहीं, तो रिएक्टिव तो फास्ट हो जाएगा ना। तो ये पार्टिसिपेट करेगा रिंग के, सॉरी ये पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन के अंदर में, डायल्स एल्डर रिएक्शन के अंदर में। ओके, इसका आंसर आपका कौन सा होगा, फोर्थ करेक्ट हो जाएगी। अब देखो क्वेश्चन क्या है, 68 नंबर क्वेश्चन में क्या है
कि आपको बताना है कि कैनिजारो रिएक्शन किस में देता है। ये 12th का क्वेश्चन है भाई, 11 12 का क्वेश्चन है। कैनिजारो रिएक्शन किस में देता है? एक एल्डोल होता है, एक कैनिजारो होता है, किस में होता है बताओ? कैनिजारो हमेशा अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट में होता है, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट में होता है, ध्यान रखो। और एल्डोल अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट में होता है। तो यहाँ पर पहचान लो ना, 4 ऑप्शन दे रखा है, किसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। देखो ये एल्डिहाइड है, यहाँ पर तो अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये नहीं होने वाला। यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी नहीं होने वाला। हाँ, इसमें नहीं है, खोल के लिखो आप। खोल के जब लिखोगे तो यहाँ पर तीनों के तीनों मिथाइल लगे हैं। कहाँ अल्फा हाइड्रोजन है? ये कार्बोनिल के बगल और कार्बन में अल्फा हाइड्रोजन बचे हैं? नहीं है ना, सारे मिथाइल है, नहीं है। ये है, ये रिएक्शन जाएगा कैनिजारो से, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन, ये भी नहीं जाएगा। इसका ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगी। अब देखो 69 नंबर क्वेश्चन। तो 69 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें आपने क्वेश्चन को देखते ही पता लगे, इसमें बेंजाइन मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। बेंजाइन मैकेनिज्म, बेंजाइन मैकेनिज्म क्या होता है? एलिमिनेशन एडिशन होता है। बस पहले आप क्या करो, प्रोटॉन बेस है ना NNH2, यहाँ से इसका प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। सिंपल, ये प्रोटॉन है ना, यहाँ से मतलब जो NNH2 है, सोडियम जो सोडामाइड है, वो सोडामाइड बेस होता है, प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ से जाएगा, एलिमिनेट होगा। तो पहले वो एलिमिनेट होके क्या बना देगा? बेंजाइन, बेंजाइन बना दिया ना। अब तो एलिमिनेशन हो गया, अब एडिशन होगा। क्या एडिशन होगा? NH3 कन्वर्ट करेगा NH2 में न्यूक्लियोफाइल बन के। अब ये अटैक यहाँ भी करेगा, अटैक यहाँ भी करेगा। इसके मिक्सचर फॉर्म करते हैं, ऑर्थो एंड मेटा का मिक्सचर फॉर्म करता है। तो ये दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, क्या बनेंगे? एक CH3 NH2 यहाँ भी बनेंगे, और प्लस में बनेंगे हमारा ऑर्थो एंड मेटा का मिक्सचर, और यहाँ पे NH2। बस यही हमारा फाइनल प्रोडक्ट। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। ओके, अब इस क्वेश्चंस, हाँ, अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 70 क्वेश्चंस। एमयू का सबसे लास्ट क्वेश्चन है जो 2025 को मैंने करवाया है, उसी का लास्ट क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है, पूछ रखा है बेसिक HCl है। आपको पता ही है कैसे करना है क्वेश्चंस, आपको बेसिक पता होना चाहिए। इसमें बेसिक क्या है, देखो यहाँ पर अपना H प्लस HCl है, एसिड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, H प्लस इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा। जैसे एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा, समझ लो। यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है, और यहाँ पे कार्बन CH3 बन जाएगा, यहाँ पे H है, कार्बोकैटायन बन गया। अब बताओ कार्बोकैटायन जो है कितने डिग्री है? 2 डिग्री है। क्या रीअरेंज पॉसिबल है? अब बहुत बच्चे क्या करेंगे कि अब यहाँ पर Cl दे रखा है, सिस्टम में अटैक करवा देंगे, ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा। यही करेंगे, क्योंकि भाई क्वेश्चंस एग्जाम में जो पेपर आते हैं, दिमाग काम करता नहीं है बच्चों को, क्योंकि प्रैक्टिस करना तो दिमाग कहाँ से काम करेगा, है ना। वो क्या करेंगे भाई, कार्बोकैटायन है, 2 डिग्री स्टेबल होता है, Cl वहां पर न्यूक्लियोफाइल बनकर अटैक कर देगा, ऑप्शन पहला। ले भाई, पहला ऑप्शन करेक्ट, लेकिन गलत हो गया, नेगेटिव मार्क्स हो गया। नहीं, मैंने बोला रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्या? 2 डिग्री से 3 डिग्री बन सकते हैं क्या? हाँ, बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? मिथाइल को माइग्रेट करो ना, शिफ्ट करो ना। जैसे मिथाइल को शिफ्ट करवाओगे तो यहाँ मिथाइल, ये कार्बोकैटायन बन जाएंगे, और कार्बोकैटायन जैसे बनेंगे यहाँ पर आ जाएंगे CH, यहाँ पे मिथाइल आ जाएंगे, CH3 आएंगे। अब उसके आगे कुछ नहीं होने वाला। अब स्टेबल आ गया, यहाँ से अटैक करवाएगा Cl माइनस, अटैक करेंगे तो यहाँ पर Cl आएगा बेसिकली, है ना। यहाँ पर Cl नहीं आने वाला, ये ध्यान रखो। Cl आएगा इस कार्बन पे, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा ना। तो कौन सा ऑप्शन है? पहले कार्बन पे Cl आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगी। आई होप इस वीडियो से आपको काफी कुछ कॉन्सेप्ट मिली होगी, और कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना चाहिए। हम एक नए फंडामेंटल से मैंने आपको बताया, कॉन्सेप्ट सोल्व किया, जितना भी हो सके क्वेश्चन जो बचा हुआ था मैंने पूरी तरह से सोल्व किया। तो प्लीज़ इस वीडियो को दोस्तों में शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करके ज़रूर तक जाना, अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो। ओके, तो चलो फिलहाल अभी इतना ही। अगर आपको कोई और भी डाउट होगा तो कमेंट में बताना, और जो भी बच्चे हैं, जो भी तैयारी करने वाले, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं एमयू और जामिया की MSc एंट्रेंस का, तो आप कमेंट में बताना कि हम तैयारी कर रहे हैं। और अगर 2026 में अगर पेपर देने जाओगे तो मुझे वो पेपर को ज़रूर शेयर करना, ताकि मैं 2026 का उसका कट ऑफ के बारे में बात करूं, और उसकी एनालिसिस करूं, क्वेश्चन का कैसे क्वेश्चंस आए थे, उसका आंसर की मैं तुरंत ला के दे दूं, और उसका सोल्यूशन के साथ एक वीडियो बना के लेके आऊँ। ठीक है,
तो आप जो भी तैयारी करें एक बार अपना हैंड रेज करना कमेंट के अंदर में, और मैं आपको कांटेक्ट करूंगा मैसेज या ईमेल के थ्रू। ओके, तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।